अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के नाम है कि जिन्होंने मुझे मैसेजेस और कमेंट करके ये कहा कि हमें पूरी स्किल असेसमेंट बताइए कि हम ऑस्ट्रेलिया किस तरह आए एज अ टीचर। तो ये सारी वीडियो मैं उन लोगों के नाम पे करूंगा और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप किस तरह से आ सकते हैं, कौन सी फील्ड ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसका एनजो कोड क्या होगा और एज अ प्रोफेशन अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो स्किल असेसमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका एनजो कोड क्या होगा, कहाँ से स्किल असेसमेंट करानी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पूरी वीडियो को इसमें कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मिलेगा बहुत सारा मवाद जो कि सीखने के लिए काफ़ी होगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन की डिमांड क्या है। ऑस्ट्रेलिया में टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑलवेज शॉर्ट इन लिस्ट होता है, ऑलवेज इन डिमांड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की ज़रूरत होती है। वो टीचर कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं, उन टीचर्स की कैटेगरी के अंदर अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर प्राइमरी टीचर होता है, उसके अंदर सेकेंडरी टीचर होता है, जो यूनिवर्सिटी और लेक्चर करवा रहे होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। पूरी एक लंबी सी लिस्ट है, ताकि स्पेशल नीड टीचर्स होते हैं वो सारी की सारी लिस्ट इसके अंदर होती है। हमारे देशों की तरह, हमारे मुल्कों की तरह नहीं होता कि अगर आप फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे तो टीचर बन जाइए। यहाँ पे टीचिंग के लिए हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर पढ़ना पड़ता है, उसकी सर्टिफिकेशन, उसके बैचलर्स और तमाम मामला करने पड़ते हैं, तब जाके टीचर होता है। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो इसे स्पॉन्सर ना करती हो, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे ये डिमांड ना करता हो, चाहे इसकी न्यू साउथ वेल हो, चाहे विक्टोरिया हो, चाहे एसीटी हो। हर स्टेट में फुल्ली हाईली इन डिमांड होते हैं, गुड पे भी इसकी होती है। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की कि वो बच्चे जो इस वक्त टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया आकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बहुत ईजी एंड नाइस है, वो ये है कि आपने एटलीस्ट 12 जो है वो पढ़ी हो, 12 क्लासेस पढ़ी हो और आप बैचलर्स पढ़ने के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उस यूनिवर्सिटी की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो डिमांड होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। एज एन स्टूडेंट अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो 6 बैंड होते हैं, मगर ये फील्ड वेरी हाई इन डिमांड होती है। टीचर्स को ज़्यादातर बच्चों से कम्युनिकेट करना पड़ता है और कम्युनिकेशन डेफिनेटली इज़ इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा उबूर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बात कर सकेंगे, उससे डिस्कशन करेंगे, टॉकिंग करेंगे। जब बच्चा बोलेगा तो उसकी बात समझना ज़रूरी है। तो इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब इसकी डिमांड जो है वो इंग्लिश की जो आइल्स की है वो एटलीस्ट मिनिमम 7 है। 7 से कम बैंड आपके नहीं आने चाहिए। रीडिंग और लिसनिंग के अंदर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मैं इस वक़्त आपके सामने बताता हूँ कि मेरे सामने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुली हुई है। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ओवरऑल 7 बैंड है और इसके साथ-साथ ये कह रहा है कि स्पीकिंग के अंदर 7.5 से कम नहीं होने चाहिए और रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर 6.5, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं डीकन यूनिवर्सिटी की, जो कि यहाँ की और एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी रिक्वायरमेंट भी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के अंदर लिखा हुआ है कि 7 बैंड चाहिए, 6.5 से कोई बैंड भी लेस नहीं होना चाहिए। एक तीसरी यूनिवर्सिटी है जिसे कहा जाता है आरएमआईटी, ये भी यहाँ की बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। इसकी रिक्वायरमेंट भी मिनिमम यही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आपने एटलीस्ट 7 ईच तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं तमाम लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा। वो बच्चे यहाँ पर आएँगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मुकम्मल होगी, यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देने के बाद उनकी जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो वो बैचलर्स इन एजुकेशन के तौर पर यहाँ पर आकर अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अपनी पीआर और टीआर वगैरह मुकम्मल करके अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मुकम्मल कर सकते हैं। जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब चैप्टर में बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से ट्विस्ट की। वो लोग जो ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एज़ अ टीचर प्रोफ़ेशन उनका है और वो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल और सादा है। इंग्लिश हर एक के अंदर नेसेसरी है। आपने इंग्लिश तो हर हाल देनी ही देनी है।
मगर जब आप एज अ पीआर के तौर पर आते हैं तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो जाती है। वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एटलीस्ट आपके रीडिंग और राइटिंग के अंदर 7.07 ईच होने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर तो उसमें 8 ईच होना ज़रूरी है। अगर ओवरऑल आपका 8 बैंड है और किसी के अंदर 6.5 है तो अनफॉर्चुनेटली आपको री-अप्लाई करना पड़ेगा और ये आइल्स भी आपका एकेडमिक होना चाहिए। एकेडमिक के अंदर आप लेंगे। तो मेरी जो इसके अंदर आपको रिकमेंडेशन है वो ये होगी कि आप अपने पास एटलीस्ट ये ज़हन बनाइए कि आपने 8 ईच लेना है। अगर 8 ईच की रिक्वायरमेंट होगी, ओवरऑल भी 8 आ जाएगा और 8 ईच होगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके इस काम करने के लिए। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्किल असेसमेंट और कैटेगरी का सही तरह से चूज़ करना। स्किल असेसमेंट की क्या होगा, जो जर्नल स्किल असेसमेंट होती है उसकी मैंने एक पूरी वीडियो डिटेल के अंदर बनाई हुई है। अगर आपने वो स्किल असेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो इसकी स्पेसिफिक बॉडी है उसे कहा जाता है एटसिल, AITSL, एटसिल। इसकी आपने क्या करना है, इसकी पूरी एब्रीविएशन है कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एंड स्कूल लीडरशिप लिमिटेड। ये है, इसकी वेबसाइट पे चले जाना है सबसे पहले excel.edu.au। मैं इसकी वीडियो भी साथ में बनाता रहता हूँ, डेमो के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमारा हमने किस तरह इसको देखना है और किस तरह ये आगे काम करेगा। तो दोस्तों आपने सबसे पहले excel.edu.au के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक टैब होगा जिसे कहा जाएगा माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। आपने इसके टैब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आएगी कि बिफोर यू अप्लाई आपने क्या काम करना है, इसकी फीस क्या होगी, एजेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी। तो मैं बिफोर यू अप्लाई के ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अप्लाइंग फॉर स्किल असेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से जब आप नीचे जाएँगे तो देखिए इन्होंने गवर्नमेंट ने पूरी चीज़ें यहाँ पर आसानी से लिखी हुई हैं, पूरी बॉडी ने लिखी हुई है, मीट योर क्राइटेरिया। सबसे पहला काम ही यही है कि क्राइटेरिया मीट होगा तो उसके बाद आगे चलेंगे। वंस यू मीट योर क्राइटेरिया, ये क्या होता है मैं इसको भी पूरा डिटेल के अंदर बताता हूँ। फिर लिखा हुआ है कंप्लीट योर स्पेसिफिकेशन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपने रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से मुकम्मल करनी है। जो फील्ड आपकी है वो आप खुद बेहतर समझते हैं कि किसके अंदर है। और यहाँ पर देखिए हर एक का एनजो कोड जानना बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग एनजो कोड के थ्रू अगर आपने स्किल असेसमेंट कराई तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इनको फर्दर खोल के मैं सारों को तो नहीं खोलूँगा, कुछ एक आध को आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये करने के बाद कहता है कि रीड द एप्लीकेशन, तमाम काम मुकम्मल कर दिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारा कुछ करना है। पोर्टल गाइड इसके अंदर दिया हुआ है, एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए और वंस यू गेट योर स्किल असेसमेंट डन, उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अपना अकाउंट जाके बना लीजिएगा ताकि आप आगे का पूरा काम मुकम्मल कर सकें। यहाँ पर इस वक्त मैं आपके सामने ये जो टीचिंग प्राइमरी स्कूल टीचर है जिसका एनजो कोड ये लिखा हुआ है 241213, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं आपको इसके सामने दिखाता हूँ कि जब इसको खोलते हैं तो रिक्वायरमेंट हमारे सामने क्या आती है। तो जी अभी मैंने इसको क्लिक किया है और मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन हो गई है। ये देखिए ये पीडीएफ पूरी गाइडलाइन इसके अंदर मौजूद है कि टीचर एज अ माइग्रेशन सर्विसेज एंड सपोर्ट। जब मैं इसके नीचे जाता हूँ तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप ये देखिए कि इसमें पहली रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि 4 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन ये होनी चाहिए आपकी। ये अगर आपके पास नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप आगे ना करेंगे। यानी कि हमारे मुल्कों की अगर हम बात करें तो आपने अगर जो बैचलर्स किया हुआ होता है उसके साथ साथ बीएड होगा तो ही 4 ईयर मुकम्मल होगा। जो लोग सिर्फ नॉर्मल बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या आर्ट्स कर लेते हैं उनका 4 ईयर मुकम्मल नहीं होता। तो बीएड या एमएड ये दोनों करेंगे तो आपका 4 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरा होगा आफ्टर 12 ईयर्स। अदरवाइज आपको दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि टीचिंग प्रोफेशंसी के अंदर अगर आपने काम भी किया हुआ है तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको ये 4 इयर्स डिग्री मुकम्मल करनी होगी। बीएड, एमएड प्लस अगर आप ये समझना चाहते हैं कि नॉर्मल है तो टीचिंग की अगर कोई डिग्री आपके मुल्क में होती है तो आप वो वाला मुकम्मल कर लें तो भी काम आपका बन जाएगा। तो ये मिनिमम 4 इयर्स है। और देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है इनिशियल टीचर रिक्वायरमेंट के अंदर एक जो रिक्वायरमेंट दूसरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 45 डेज ऑफ सुपरवाइज टीचिंग प्रैक्टिस चाहिए होगी।
ये चीज़ चाहिए होगी कि आपने 45 डेज़ की असेसमेंट की भी हो, प्लेसमेंट की भी हो और ये चीज़ आपको सुपरवाइज़र की तरफ से आपको ये लेटर ज़रूर मिलना चाहिए, ये लेटर भी आपको चाहिए होगा। ये भी नहीं होगा तो स्किल असेसमेंट के अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने डिग्री आपकी होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि उस डिग्री के साथ-साथ आपके ये जो मामला है, ये भी आपके पास होना चाहिए 45 डेज़ का और ये क्या कह रहा है अक्रॉस द स्टूडेंट ऑफ 5 टू 12 इयर्स ये प्राइमरी टीचर के लिए है कि 5 टू 12 इयर्स वाला होना चाहिए, स्कूल के अंदर रेंज के अंदर ये वाला काम करेंगे। हायर एजुकेशन भी अगर आपकी होती है तो भी चल जाएगा जैसे मास्टर्स हो गया या एमफिल या आपने पीएचडी किया हुआ दैट शुड बी फाइन एज़ वेल, ये वाला काम कर लेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर बात कर लें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जैसा मैंने पहले बताया, उसी तरह का मामला है आपने एटलीस्ट डिग्री के साथ-साथ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 ईच फॉर रीडिंग एंड राइटिंग आपके पास होना चाहिए और 8 ईच आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ये तमाम हो और ये भी आपका एकेडमिक वर्ज़न होना ज़रूरी है। एकेडमिक नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अगर आपने पहले से ये अटेम्प्ट किया हुआ है तो 24 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से दिया हुआ है 24 मंथ्स हो गए तो यू हैव टू री-अटेम्प्ट इट। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए एप्लीकेशन चेकलिस्ट पूरी इसके अंदर दी हुई है। ये पीडीएफ भी मैं डॉक्यूमेंट करके इसके वीडियो के लिंक में डाल दूँगा तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। आपको आपका एनआईडीसी कार्ड चाहिए होगा, आपको आइडेंटिटी का वो चाहिए होगा, पासपोर्ट आपका चाहिए होगा। अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट आपने देना है और अगर आपकी टीचिंग की कोई रजिस्ट्रेशन हुई भी है तो वो आप दे देंगे। इनिशियली आपने कोई अवार्ड सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ने कोई भी आपको दिया हुआ है तो वो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा है आप वो भी अटैच कर सकते हैं। ये तमाम करने के बाद आप गौर कीजिए कि ये सब कुछ देने के बाद आपने इनको देना कैसा है? इतनी नाइस एंड क्रिस्प मैंने दूसरी असेसमेंट में नहीं देखी जितनी नाइस एंड क्रिस्प इसके अंदर दिखाई गई है कि देखिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि तमाम डॉक्यूमेंट हाई कलर में कीजिए। प्रिंट आउट जो आपका होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। वो कलर में आपने स्कैन करना है 300 डीपीआई के अंदर ही करना है और फिर उसके ऊपर करना है लिखा हुआ भी है, मेंशन भी किया हुआ है कि लो रेज़ोल्यूशन और लो स्कैन करके और लो कॉपी करके या ब्लैक एंड व्हाइट करके वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो ये तमाम काम आपने इसमें मुकम्मल कर देना है, 300 डीपीआईज़ का करके आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर आपकी स्किल असेसमेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन इस ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफ़िकेशन से मीट कर जाती है, आपकी स्किल असेसमेंट मुकम्मल हो जाती है, तो आपके पास स्किल असेसमेंट मुकम्मल करने के बाद आपने सेकंड स्टेप करना होता है, वो स्टेप होता है ईओआई का। ईओआई आपकी उड़ जाएगी, ईओआई के बाद आपकी फाइनल इन्विटेशन आ जाती है, फाइनल इन्विटेशन के बाद आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, आपको रेज़िडेंसी मिल जाती है। इसके ऊपर बात करते हैं कि इनकी फ़ीस कितनी होती है और क्या होती है, तो दूसरे वाला जो मैंने लिंक आपके सामने खोला था अभी, तो वो लिंक में हम दोबारा एक दफ़ा चले जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों उसी तरह ही आपने एक्सेल में जाना है, वही जो बिफोर अप्लाइंग पे मैंने पहले क्लिक किया था, बिफोर अप्लाइंग के बिल्कुल साथ के अंदर ही लिखा हुआ है फ़ीस का ऑप्शन। फ़ीस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने इसकी फ़ीस आ जाती है। एप्लीकेशन फॉर स्किल असेसमेंट आपकी $1050 ऑस्ट्रेलियन होंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर लिखा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मिसहैप की वजह से, आपकी गलती की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपकी स्किल असेसमेंट कैंसल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप उसको री-अपील भी कर सकते हैं, उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं। तो उसकी फ़ीस भी लिखी हुई है 868 ये इसकी उसके ऊपर हुई हुई है। फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह की एक अलग से फ़ीस होती है, वो हमारा इसके अंदर आज की टॉपिक के अंदर डिस्कशन नहीं है। उसकी फ़ीस ऐसा लिखा हुआ है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फ़ीस देंगे, कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू ही आप करेंगे, वहीं से जाके करेंगे जहाँ से आपने अपना लॉगिन बनाना है। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के अंदर बात की कि टीचर ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट और अगर आप प्रोफेशन हैं और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप स्किल असेसमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपना विज़िट कर सकते हैं, आप यहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंट हो सकते हैं और लीडिंग टू पीआर के बाद आप यहाँ पर सिटीज़न भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर लगी हो तो अपने दोस्तों, यारों से इसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद है उन्हें भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा होगा तो उनका भी फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।